बड़ी मुश्किलों, कोशिशों और मेहनत के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 धड़ों को जनवरी 2023 में साथ जोड़ा गया था। मुस्तफा कमाल साहब की पाक सरजमीन पार्टी, फारूक सत्तार साहब की जो थी MQM बहाली कमेटी दोबारा जो थे वो MQM का हिस्सा बनी। इस इंतजाम का मकसद ये था कि MQM शहरी सिंध की सियासत में पुरअमन और जमहूरी तरीके से मौसर किरदार अदा कर सके। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इंतजाम तो हो गया, लेकिन मुख्तलिफ धड़ों के कायदीन के दिल आपस में न मिल सके। बाएं बाजू की जमातों में अक्सर ये कहा जाता है ये जुमला कि जी कॉमरेड पार्टी में पार्टी चला रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद जो है वो अलग बना रखी है। तो यही हाल MQM का हुआ। अल्ताफ़ हुसैन के बाद पार्टी में क़यादत का खला जो था वो पूर्ण हो सका। न MQM में कोई ऐसी शख्सियत सामने लाई जा सकी जो सब पर भारी पड़ती, और न ही इज्तिमाई क़यादत के ज़रिए पार्टी मामलात को मौसर तरीके से चलाया जा सका। पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ात की बात जो पहले सरगोशियों और दबी दबी ज़बान में हुआ करती थी, अब वो खुल्लम खुल्ला होने लगी। और गुज़िश्ता इतवार को नौबत यहाँ तक पहुँची कि आपस के झगड़े में सिर्फ मारपीट ही नहीं हुई बल्कि गोलियाँ भी चल गईं। मुस्तफा कमाल साहब का कहने कि कोई बड़ा मसला नहीं, हम मामलात को संभाल लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के जानसारों को कहने के जी जिन्होंने हंगामा बर्पा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो भी इस मामले पर कम अज़ कम मीडिया में आकर अब बात करने से गुरेजा हैं। कहते हैं इससे ये हकीकत आप तब्दील नहीं कर सकते कि MQM के अंदर जो है क़यादत के मामले पर शदीद किस्म की कशमकश है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का एक दूसरे पर अदम एतमाद और ये तासुर जो है उसके बाद गहरा होता जा रहा है कि जी मौजूदा निज़ाम का हिस्सा होने के बावजूद MQM शहरी सिंध का मुकदमा जो है मौसर अंदाज में नहीं लड़ पा रही। MQM और उसके मामलात किस तरफ जा रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जिनकी कराची और ख़ुसूसन MQM के मामलात पर इंतहाई गहरी नज़र है। आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इक़्तिसार अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मोहतरम फ़हीम सिद्दीकी साहब। आप तो क्योंकि घर की मुर्गी हैं या मुर्गा कह लें, तो मैं आपकी इजाज़त से मेहमान से हमारे फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सादा और आसान सवाल से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि जी MQM के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, और ये जो फायरिंग हुई थी बहादुराबाद में इसका मास्टरमाइंड कौन था? देखिए, सादा और सीधा सवाल तो नहीं किया आपने। सवाल तो आपने पहले ही जो है वो मुश्किल डाल दिया है, लेकिन इसका जवाब बहुत सादगी से अगर मैं ये दूं तो मैं ये कहूंगा कि जिस वक्त ये वाकया हुआ है उससे मुश्किल से 1-2 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में मैंने ये कहा था कि जनाब MQM की क़यादत को एक बार फिर तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा। और लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गेम इतनी तेजी से ऑन हो जाएगा, और कुछ ही देर के बाद जो है वो जो कुछ आपके सामने है बहादुराबाद में फिर हुआ। तो जनाब जो मुझे लग रहा है और जो मेरी सोर्सेज हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बहुत हो गई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर गुफ्तगू, बहुत हो गए झगड़े। अब जो है वो बात इस बात पे है कि क्या इन दोनों को ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन के गेम से बाहर निकाल कर क्या कोई तीसरा सेटअप लाया जा सकता है, और इस तीसरे सेटअप के ऊपर बेसिकली काम हो रहा है। अब जो कुछ अंदर हुआ बहादुराबाद मरकज के अंदर, वो शायद के जो है वो कुछ लोगों को पता हो कि उन्होंने ये करना है, लेकिन जो कुछ बाहर हुआ शायद वो बहुत सारे लोगों को जो अंदर भी मौजूद थे उन्हें नहीं पता था कि बाहर ये सब कुछ भी हो तो सकता आपने वो किया इंकिशाफ की तीसरे सेट हो रही है, तो कौन कोशिशें कर रहा है? पार्टी के अंदर कोशिशें हो रही हैं, दाएं बाएं हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं कोशिशें? देखिए, पार्टी के अंदर की तो कोई कोशिश कामयाब होनी नहीं है, हाँ। दाएं बाएं से भी नहीं होनी। जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर से हो रहा है। और आप कुछ अरसे में देखेंगे कि एक इजाजत से एक नया सेटअप जो है वो MQM में आपको नजर आ जाएगा, और इस सेटअप में मुमकिना तौर पर जो है वो एक साबिक गवर्नर सिंध जो है वो भी आपको शामिल नजर आएंगे। और ये सेटअप जो है ये फिर जो भी इस वक्त एक नया गेम ऑन किया गया है, जो सिस्टम को लेकर बातें शुरू हो रही हैं, उसको सबको लेकर जो है वो टो करेगा। लेकिन इस सारे मामले में एक गड़बड़ है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है रिएक्शन की प्रॉब्लम। वो रिएक्शन जो सिंध से आ सकता है, उस रिएक्शन को काउंटर करने के लिए जो ऑन ग्राउंड इस वक्त सपोर्ट कह लीजिए, ताकत कह लीजिए, वो जो है वो इस वक्त मिसिंग है कि अगर किसी स्टेज पर वो चीज की जरूरत पड़ गई तो फिर क्या होगा। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और बदलेंगी। आप अगले मैं कहूंगा कि चंद दिनों में देखेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को जो है वो इस्लामाबाद तलब किया जा चुका है। अमीनुल हक साहब को जो है वो कह दिया गया है कि आप लो प्रोफाइल में चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा उन्हें कि शटअप कॉल दी गई है, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें कि उन्हें घर पर बैठने के लिए कह दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें ये कह दिया गया है कि आप लो प्रोफाइल में आ जाए।
अब अगर अमीन उल हक लो प्रोफाइल में चले जाते हैं तो इसका नुकसान किसको है? डेफिनेटली खालिद मकबूल खालिद सिद्दीकी को है, हाँ खालिद साहब को है, हाँ। और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो आज इस्लामाबाद में हैं, कल वो यहाँ से इस्लामाबाद गए हैं इस सारे मामले के बाद। और फिर दूसरी जानिब आप ये भी देख लीजिए कि कुछ गिरफ्तारियां भी आपको नजर आ रही हैं। ये गिरफ्तारियां इस बात पर हैं, इस शिकायत पर हैं कि जनाब हमसे ये कहा गया था कि कभी भी असलहे का इस्तेमाल नहीं होगा, तो जो भी था वो अंदर बैठ के बात कर ली जाती है, असलहे का इस्तेमाल क्यों हुआ। तो उसके ऊपर जो है आपको कुछ गिरफ्तारियां भी नजर आ रही हैं। अब जब ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं तो जाहिर है कुछ फाइलें बनती हैं, कुछ फाइलों में नए पेपर्स लग जाते हैं, कुछ फाइलें मजीद मोटी हो जाती हैं, तो वो तो एक साइड की चीज है, वो चलती रहेगी। भाई आपने वो, लेकिन अभी जी मैं कह रहा हूँ फहीम साहब, आसान सबने बड़ा पेचीदा जवाब दिया, और मैं चाहूँगा मैंने इफ्तिखार सादा जवाब दिया। साहब मजीद पेचीदगी पैदा करती, लेकिन मैं फिर एक सादा ही सवाल ही के ऊपर मैं रहता हूँ कि इतवार का झगड़ा, ठीक है ना, क्या वजह, क्या मुहरक क्या था उसका? क्योंकि जो मेरी इत्तलात है सबको ही पता है वो तो कि जी 14 अगस्त की कोई रैली का मनसूबाबंदी हो रही थी, अचानक कुछ लोग घुस गए, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उन्होंने जो है शुरुआत की। क्या मैं उस दिन की मैं बात अगर करूँ, इतवार को बड़ी सिंपल सी बात। जी फहीम कुछ, फिर आप आ जाइए। जी फहीम कुछ कह रहे हैं। बेसिकली जो है, जो मेरी इतलात हैं और जो मेरी मुतादिद रहनुमाओं से इनके बात हुई, मुख्तलिफ लोगों से जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उनसे बात हुई, हाँ। वो बात किसी हद तक आपने जो बात की वही है कि जश्न आज़ादी के हवाले से जो एमकेएम के तमाम शोबाजात हैं, जिसमें पीएमएसओ भी है, जिसमें मेडिकल एड भी है, लीगल एड भी है, और जो दीगर इनके शोबाजात हैं, उन सबको जो है वो तलब करके उनके साथ एक इजलास किया जा रहा था। अक़लियती उमूर के लोग भी थे, और उस इजलास में ही जो है वो मुख्तलिफ फैसले हुए। इसी इजलास के दौरान जो अनीस कायम खानी हैं, ये अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें एमएनएज और एमपीएस भी शामिल थे, अच्छा। ये जब रूम में दाखिल हुए तो वहाँ जो है वो कोई सीट खाली नहीं थी, और इस दौरान जो है वो उन्होंने एक सोफे पर बैठे हुए जमान टाउन लांडी के कारकुन को जो है वो उठने के लिए कहा। उसने इनकी सुनी अनसुनी कर दी, और उसके बाद जो है जब दोबारा उससे किसी और ने कहा कि उठो यहाँ से, तो उसने जो है वो आगे से कहा कि आप तमीज से बात करें। तो बात यहाँ से जो है वो बढ़ गई, मसला कुर्सी से शुरू हुआ। अच्छा, मैं चाहूंगा फहीम सलामी करता हूँ, मैं इख्तियार साहब से इनका टेक लेता हूँ। जनाब आप क्या इजाफा करेंगे या क्या मिना करेंगे? इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ फहीम भाई, जिस तरह कह रहे हैं हाँ। 4 से 6 बजे तक का टाइम था। अच्छा, दोनों ग्रुप ना अपनी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। एक दिन पहले मुस्तफ़ा कमाल ने भी की थी। अच्छा, वो कमरा उस दिन भी इंगेज था, उसने बाहर खड़े होकर की मीटिंग, लीगल एड कमेटी के काउंटर पे खड़े होकर। उस दिन भी क्या करता, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कारकुनान जमा किए, कहा जी वो कमरा इंगेज है, खालिद मकबूल लोगों के पास है। अच्छा। आप वहाँ पे ना जाएं। अच्छा, वो नहीं गया। अगले दिन भी ये था कि जनाब 4 से 6 बजे तक ये कमरा इंगेज रहेगा। 6 साढ़े 6 बजे खालिद मकबूल साहब जो चले गए, लेकिन जो उनके लोग हैं वो वहाँ बैठे रहे। अच्छा। बिल्कुल सेम है। अनीस कायम खानी जब दाखिल हुए तो एक जमान टाउन के ये पता कारकुन, एक दूसरा एमपी है एजाजुल हक जिसका नाम है, औरंगी टाउन से, उसने बकायदा कहा कि भाई आप कौन है। जब उसने ये कहा कि आप कौन है, तो बात फिर पहले कुर्सियों पर चल पड़ी, कुर्सी मार दी एक दूसरे को, फलान। अच्छा, ये जो बाहर वाला रिएक्शन, ये जो फ़हीम साहब कह रहे हैं, सबके कान वहाँ से खड़े हुए कि पीएसपी के लोग वो अंदर झगड़ा करके चले गए। अब बाहर बताते हैं लोग हमें कि 25 से 30 कारकुन थे पीएसपी यानी कि अनीस कायम खानी ग्रुप के, और 80 से 100 कारकुनान थे खालिद मकबूल ग्रुप के। अच्छा। पहले पथराव हुआ, और पथराव के बाद जब बात फायरिंग तक पहुंची है तो वो वीडियो लगाने वाली है और खामोशों को सुनने वाली है। यानी कि कराची के बासियों ने 10-15 मिनट तक मशीन गन से फायरिंग बहुत अरसे बाद सुनी है, और इसने सबके कान खड़े किए। इतनी इंटेंस फायरिंग है कि वो उसमें अजान भी हो रही है ईशा की। तो एक अजीब सा एक मंजर जो है कराची के लोगों ने बहुत दिनों बाद ताज़ा किए, और जो मुक्तदिर हल्के वो भी सोचते हैं कि यार अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, अगर कराची इस तरह हाथ से बाहर निकल गया तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ फ़हीम भाई की थोड़ा माजरत से प्रॉब्लम सारा मुझे ऐसा लगता है कि जो खालिद मकबूल ग्रुप है उसके साथ लीडरान तो हैं, अमीन उल हक, फलाना 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 फलाना, सबीन गौरी, ये वो ज़्यादातर। अनीस कायम खानी साहब शुरू से ना ऑपरेशनल कमांडर रहे, यानी कि वो बंदा है कि कारकुन उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वो जब भी आते ना वो लौंडे लपाड़े साथ लेकर आते हैं बड़े तादाद में। अच्छा, कारकुनान की जब बड़ी तादाद आती है ना, वो उस कैटेगरी में फिर होती नहीं है। मतलब आप उसको इतना कंट्रोल नहीं कर सकते कि यार इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना। तो ये जो मज़ाहमतकारी है, यानी आज मैं बिल्कुल इनकी वक्त तस्दीक करता हूँ कि उनको तो कह दिया आपने लो प्रोफाइल रहना है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है ना अभी भी ये कारकुनान जमा कर रहा है, ये लोगों में जा रहा है, दाखिल हो रहा है। एक और लेवल आ जाता है ना कि एक तो कारकुन होते हैं, फिर एक अवाम होते हैं,
तो वो किसके साथ है, वो एक अलग बहस है, उसमें मैं आगे चल के बात करता हूँ कि फ़हीम साहब मसला जो इख्तलाफात जो हैं ये हिकमत अमली पर हैं, नज़रिए पे हैं, शख्सियात पर हैं, कुर्सी पर हैं क्या, ये समझाइए मुझे आप। देखें, जो आपने चार बातें की, इन चारों पे इख्तिलाफ है। अच्छा। और और बात यह है कि चूंकि एमक्यूएम का ये इंजमाम जो है ये एक जबरदस्ती का इंजमाम है। मुतादिद मरतबा आप और भी इस पे बात कर चुके होंगे, मैं भी कर चुका हूँ और दोस्त भी कर चुके हैं। अब जो ये जो जबरदस्ती की सांझे की हंडिया है, इसने फूटना तो चौराहे पर ही था, तो ये फूट रही है और बार बार फूट रही है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बावजूद इस इंजमाम को, जो जबरदस्ती का इंजमाम है, इसे बरकरार रखने की अभी भी कोशिशें हो रही हैं। यानी इस तमाम के बाद भी जो है वो यही कहा गया, काजी मकबूल सिद्दीकी साहब का आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का फौरी तौर पे ऐलान किया था, फिर वो ऐलान वापस ले लिया गया। जाहिर है उसके लिए भी उन्हें हिदायत मिली थी। उसके बाद उन्हें नेक्स्ट हिदायत ये भी मिली कि आप लोग मिल बैठकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। यहाँ खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वो माजरत की कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है अभी इन हालात में, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन उन्होंने इतना जरूर मैसेज करा दिया कि हाँ ठीक है, वो आपस के इख्तलाफात थे, गलत फहमी का नतीजा था और इसको जो है वो देख लिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये चीजें ज्यादा आगे चल नहीं सकेंगी। इस बात को अब महसूस किया जाने लगा है। और चूंकि अब सिस्टम कोलैप्स की बातें भी हो रही हैं, चूंकि अब सूबे बनाना, इंतजामी यूनिट्स बनाना, इस जानिब भी चीजें जा रही हैं, तो ऐसे में एक ऐसी एमक्यूएम दरकार है जो पुराने वाले सेटअप के साथ जो है वो थोड़ा सा इस तरह का अपना एक यूं कह लीजिए कि इंतजाम रखे कि किसी वक्त अगर कोई ताकत का मुजाहरा करना हो तो वो ताकत का मुजाहरा भी किया जा सके। और जो सियासी तौर पर रवाबित हैं, मुलाकातें हैं, मैसेजेस हैं, वो भी जो है वो दे सके। तो इसके लिए ही मैं आपको बता रहा था शुरू में कि जनाब इसके लिए जो है वो कुछ नया सेटअप लाने की तैयारी हो रही है। और ये सेटअप जो है वो तहरीरी तौर पर जो है वो एक तरह से यूं कह लीजिए जो भी धड़े हैं वो उनके लिए कम से कम जो नई इकाइयों का, इंतजामी इकाइयों का बनना, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, वो तो एमक्यूएम का एक मतलब, कोई भी धड़ा उसको पसंद है ये बात। तो इख्तलाफ इस बात पे तो नहीं होगा कि हमें इस चीज़ की हिमायत करनी है नहीं करनी है। इख्तलाफात तो मतलब है हम जैसे लोग जो बाहर से देख रहे हैं, हमें तो कुर्सी का ज़्यादा मसला लग रहा है। ये बिल्कुल है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि किसी को भी इस बात पे इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि यही मुस्तफा कमाल साहब जब पीएसपी के थे तो इन्होंने जो है वो इंटीरियर में जो भी जलसे किए थे, वहां पे उन्होंने ये नारा लगाया था कि एमक्यूएम महाजिर कार्ड खेलती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलती है और कोई भी सिंध की तकसीम नहीं चाहता। तो ये क्यों भूल रहे हैं आप? दुरुस्त। अच्छा, अब इख्तियार सवाल ये कि जो मुझे लगा अभी मुस्तफा कमाल साहब जो थे हमारे प्रोग्राम में थे उसमें उनको मुझे लगा कि उन्होंने कहा, जिस तरह से मैंने पूछा उनसे कि जी मुलाकातें तो होती हैं, पीपल्स पार्टी से आप लोगों को शिकायत है, तो खालिद मकबूल साहब भी जाके मिलते हैं और सब्जवारी साहब जो बिलावल के साथ पूरी दुनिया का दौरा करते हैं, तो उसमें वो क्यों नहीं अपना शहरी सिंध के मसाइल पे बात कर लेते। तो मुझे उससे लगा कि उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता क्या बातें करते हैं वो। तो ये तो हिकमत अमली का है ना कि एक खालिद मकबूल साहब पीपल्स पार्टी से इब्लाग कर रहे हैं और गालिबन इनको पसंद नहीं है बात। देखिए मैं तो ये कहूँगा, बीइंग कराचियाइट आपसे अफसोस कर लेता हूँ यार, ऐसी बदकिस्मत कौम है, ये पहला मौका है एस्टैब्लिशमेंट कह रही है मंजिल ले लो और आप रहनुमाई के लिए लड़ रहे हैं। पहला मौका है, खुल के कह दिया ना मोहसिन नकवी साहब ने, क्या मंजिल ले लें, जिस कॉज के लिए आप निकले वो ले लें। मंजिल तो कुछ और हुआ करती थी। अब वो रहनुमाई जो है वो सबको रहनुमाई चाहिए, किसी मंजिल से वही तवक्का नहीं है। अब प्रॉब्लम सारा ये है कि यहाँ पर तो ऐसा होने लगा है कि ऐसा लगता है कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के गिर्द जो है ना वो घेरा तंग करना शुरू किया है। आपके प्रोग्राम की तवज्जो से NCCIA ने कमोबेश 3 रहनुमाओं को लेटर जारी करे। अच्छा। एक है जाहिद मंसूरी साहब, उन पर कहा गया है कि जनाब वो लंदन के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, छापा भी मारा है, उन पर FIR भी पेश की गई है। शब्बीर कायम खानी को भी नोटिस जारी किया गया है कि भाई वो जो है ना आप गैर मुल्की लोगों हाथों में खेल रहे हैं। तीसरा एक और बंदे को भी जारी किया गया है। यानी कि ये बात भी स्टैब्लिश की जा रही है कि जो खालिद मकबूल ग्रुप है वो लंदन से राब्ते में और उनकी पॉलिसियों को लेकर चलता है। तो ये बात भी बड़े ज़ोरों शोर से सामने आने लगी है। अच्छा, बात सारी है जो सोफिस्टिकेटेड किस्म के MPA MNAs हैं, अली खुर्शीदी की बात कर लें, अमीनुल हक की बात कर लें, वो सब खालिद मकबूल के साथ हैं। अच्छा, PSP के भी लोग हैं जिन्हें शामिल हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत जल्दी गुस्से में आए थे। एक वीडियो चल रही है उनकी, हमारी एक साफ़ी बहन के साथ गुस्से में। तो बात सारी है कि उनको उकसा के ना दूसरे ग्रुप को पता है इसको उकसाओ के झगड़ा कर देगा। अब इस सारी जो चीज़ का फ़ायदा है अल्टीमेट तो पीपल्स पार्टी को होगा ना।
कि भाई ये लोग सुबह बनाएंगे, ये जिनके आपस के मसले हल नहीं हो रहे। कल जान के पीपल्स पार्टी ने पुलिस भेज दी ना, हालांकि ज़ैलान जहाँ सब कराची में नहीं है, लेकिन जान के पुलिस भेज दी, भाई बंद करना, मरकज को सील करना है। तो सब मजे ले रहे हैं, वो नहीं हो सका, सब मजे ले रहे हैं। मजे ले रहे हैं, को लेना भी चाहिए। जी, अगर आप मुखालिफ हों और आपके मुखालिफ के घर में झगड़ा हो रहा हो तो बिल्कुल मजा लेना हक बनता है फहीम साहब। लेकिन ये जो पार्टी के अंदर अंदरूनी इंतखाबात की बात करते हैं अपने मुस्तफा कमाल साहब, तो ये तो कोई इतनी गलत बात तो नहीं कि मतलब अगर आप डेमोक्रेटिक जमहूरी पार्टी है तो कोई ना कोई आइन है आपका, कोई तरीक़ेकार है, उसमें क़यादत को मुंतखब करने का तरीका है, तो क्यों नहीं उस पर अमल हो जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। इस पे इनकार तो नहीं है मेरा ख्याल है एमकेएम की जानिब से। अच्छा, अक्टूबर तक का टाइम है ना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनके पास। अच्छा, अक्टूबर तक जो है इलेक्शन का कराने हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल भी तो है आमिर साहब, मुस्तफा कमाल साहब जब पीएसपी में थे, पीएसपी में कितनी मरतबा इंटर पार्टी इलेक्शन हुए? एक वक्त तक तो रजा हारून साहब जो एमकेएम पीएसपी को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो गए, उसके बावजूद वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जो है वो सेक्रेटरी जनरल थे पीएसपी के। इलेक्शन तो वहां पर भी नहीं हुए थे, एक तवील अरसे तक नहीं हुए थे। बहुत बाद में जाके हसन साबिर साहब को जो सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और जो भी किया गया। लेकिन ये सब इंटरनल जो भी चीजें हैं ना, ये सब चलती रहेंगी। असल मसला ये है कि कारकुन घर पे बैठ जाए। फाहिम भाई वाली बात भी ना, फाहिम भाई वाली बात भी ना, वोट कौन देगा? 2016 से पहले का कारकुन या 16 के बाद का कारकुन? ये भी एक बात है। देखिए इसमें तो बिल्कुल वो है कि बुनियादी कारकुन ने जो है बुनियादी रुकनियत जिसके पास है एमकेएम की, वोट उसने देना होता है। और ज्यादातर ऐसे कारकुन जो हैं वो मुख्तलिफ शोबाजात में होते हैं। एमकेएम के जितने भी शोबाजात हैं उनके लोग बेसिकली उन्होंने वोट करना है, और उसमें दोनों जानिब के लोग जो हैं वो शामिल हैं, क्योंकि एक वक्त में सेटअप तो इन दोनों ने मिलकर ही बनाया था। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, मैं एक बड़ा दो अहम सवालात। पहले तो कि इस मामले को एमकेएम लंदन कैसे देख रही होगी, वो कहाँ है? सर एमकेएम लंदन कह रही है हमारी पार्टी ना भाई, देख लो क्या इनकी हालत संभाली नहीं। इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट को भी 2016 22 अगस्त से पहले की एमक्यूएम चाहिए है, जो पीपल्स पार्टी और दीगर लोगों को टफ टाइम दे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग बिठाए, चौराहों पर लोग बिठाए और एस्टैब्लिशमेंट की बात को आगे बढ़ाए। इस वाली एमकेएम में ये बात तब पड़ नहीं, ये नहीं है। और इसमें फिर फहीम साहब आखिरी सवाल कि वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि कारकुन ठीक है किसी एक धड़े के साथ हो सकते हैं कि जो ज़्यादा एक्टिविटी करता है, अवाम में आपके ख्याल में किसको ज़्यादा पजीराई हासिल है? देखें आवाम तो अब जाहिर है इस सारी सूरत हाल में इनके साथ नहीं है। हाँ। और एक तवील, चूंकि 10 साल का वक्त है, इस तवील अरसे में जो है लोगों ने बहुत कुछ देखा है एमकेएम से मुताल्लिक। तो इसके बाद अवाम को अब इनके ऊपर ना तो कोई एतमाद है। हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है, देखें आमिर साहब, इसको मैं मुख्तसन, चूंकि आपके पास टाइम है इसलिए मुख्तसन कह दूं, कराची के क्या मसाइल जो हैं वो सिंध को और कराची को सूबा बनाने के बाद भी हल हो जाएंगे क्या? यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी कौन लगाएगा, आईजी सिंध कौन लगाएगा? बिल्कुल एक अहम वो एक अलग बहस की तरफ चले आते हैं, मुझे खता कलामी तो मसला मैं वही आ रहा हूँ कि मसले हल हो जाएंगे क्या? कराची के मसले क्या ये हैं? कराची के मसले ये नहीं है। कराची का मसला इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची का मसला लॉ एंड ऑर्डर है, कराची का मसला हेल्थ है, कराची का जितना बड़ा शहर है उतने ही बड़े मसले भी हैं। और फहीम साहब वादा है इसके ऊपर हम एक और मसाइल पे प्रोग्राम करेंगे और आपको स्टूडियो ज़हमत देंगे कि आप यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इख्तियार साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होते हैं तो जो हंगामा बरपा है जो मोहसिन नकवी साहब की तकरीर, उस पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब होंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निज़ाम का हिस्सा है, कलीदी वफाकी ओहदे भी इसके पास हैं, वो नून लीग की इत्तेहादी भी है, लेकिन साथ ही वो हालिया दिनों में दो मामलात पर निज़ाम से बहालत जंग है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पीपल्स पार्टी के नज़दीक धांधली ज़दा हैं और बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के फॉर्म 47 की नून लीग की हुकूमत नस्ल दर नस्ल जो है वो धांधली से इंतखाबात जीतती आई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के कायदीन जो हैं वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए सूबों के बयान पर चिराग पा हैं, सख्त गुस्से में हैं। मौजूदा सेटअप के कलीदी खिलाड़ियों में बज़ाहिर जो हैं वो दूरियां बढ़ती नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी इन मामलात पर कहाँ तक जा सकती है, इसके एतराज़ात क्या हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम नबील गबोल साहब। नबील साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सदर जरदारी के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, और लेकिन इनके जो है नए सूबे और जो निज़ाम के कोलैप्स की उन्होंने बात की, उस पर आपकी पार्टी काफ़ी बरम है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को?
देखिए, मोहसिन नकवी करीब हो सकते हैं प्रेसिडेंट जरदारी के, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि जो ये सूबों की बात हो रही है या कराची को वफाक के हवाले की जो बात हो रही है, पीपल्स पार्टी ने पहले वाजे तौर पर ये कह दिया है कि पीपल्स पार्टी कभी सपोर्ट नहीं करेगी, ना होने देगी। अब पीपल्स पार्टी के अपने मौकफ से हटकर अगर मोहसिन नकवी कोई बात करता है तो वो पीपल्स पार्टी के खाते में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में कि हम काफी अरसे से बैठे ये सुन रहे थे कि ये 12 सूबे बनाने चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे सूबे बनाने में मुस्लिम लीग नून भी जो है उनकी भी हिमायत नहीं है। वो भी उनको भी वो समझते हैं सबसे बड़ा नुकसान पंजाब को होगा, उनकी हुकूमत को होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूबों की बात हो रही है और कराची को वफाक के हवाले, ये कौन बात कर रहे हैं? ये वो लोग बात कर रहे हैं जो एमक्यूएम अगर बात कर रही है कराची को वफाक है, तो एमक्यूएम के आपस में कितने दड़े बन गए। कल आपने देखा कि बादराबाद के दफ्तर में 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े। तो उधर से वहां से देखिए, आवाम से, पब्लिक से ही आवाज आनी चाहिए। पब्लिक से ही आवाज नहीं आ रही है, लेकिन चंद सर्कल से ही आवाज आ रही है। तो मेरे ख्याल में इसको मैं इसलिए अभी इतना सीरियस नहीं लूंगा क्योंकि अभी तक किसी ने कोई बात हमसे नहीं की है, पीपल्स पार्टी से बात नहीं की है कि हम सूबा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये अज्यूम जरूर करूंगा कि समथिंग इज कुकिंग अप, होने जा रहा है। तो ये क्यों होने जा रहा है, किसकी सिफारिश से होने जा रहा है, कौन करवाना चाह रहा है, ये सब चीज देखना। अच्छा, नबील साहब, आपका एक बड़ा तवील पार्लिमानी सियासत का तजर्बा है, ठीक है ना। जब लोग ये इतराज़ करते कि निज़ाम नहीं चल रहा, अब मोहसिन नकवी के बयान के 2 मैं समझता हूँ हिस्से। एक तो उन्होंने कहा जी निज़ाम नहीं चल रहा, उसका मतलब है कि लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा ये निज़ाम। तो उसमें तो कोई मतलब है कोई साइंस की ज़रूरत नहीं है, वाकई ऐसी सूरत हाल है, ना मईशत चल रही है, ना सियासी इस्तेहकाम है। दूसरा जो है कि इंसानी तब्दीलियाँ, कि वो है कि जी आबादी बढ़ गई है और अगर आपको डिवॉल्व नहीं करेंगे ताकत को, लोगों के कहते हैं डोर स्टेप तक नहीं लेके जाएंगे इख्तियारात को, तो मामला चलेगा नहीं। अब कई कहते हैं 180 मुल्कों से बड़ा जो है वो पंजाब का सूबा है, 162 मुल्कों से बड़ा सिंध है माशाल्लाह हमारा, 152 मुल्कों से बड़ा जो है केपी है। तो ये अगर लोग कहते हैं कि जी इसमें नई इंतजामी इकाइयाँ बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, बोल भी कौन रहा है? मोहसिन नकवी जो कि खुद इंटीरियर मिनिस्टर है और कह रहा है निजाम नहीं चल रहा। हाँ, निजाम कोलैप्स कर गया है। उसका ये मत देखिए, एक तो जो वो कह रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि अगर 12 सूबे बन गए और अगर कराची वफा के हवाले कर दिए तो निजाम ठीक हो जाएगा, वो ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है टोटली निजाम कोलैप्स कर गया है। तो उस निजाम के ही अंदर वो बैठा हुआ है। अगर निजाम कोलैप्स कर गया तो फिर आप रिजाइन करें। आप इंटीरियर मिनिस्टर बन के बैठे हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन बन के बैठे हैं, दोनों इदारे या दोनों डिपार्टमेंट्स आपके साथ आपसे सही नहीं चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो कोलैप्स कर गया है वो आपकी अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री कोलैप्स कर गई है, आपकी पीसीबी कोलैप्स कर गई है। तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, आप खुल के एक तो बात करते नहीं है, आप जो है जाहिर है मैं तो मोहसिन नकवी को हमेशा साफी समझता हूँ, मैं जानता हूँ उसको काफी अरसे से। वो इंटरव्यू भी हमारे लेता था, वो हमारे जिस तरह आज आप इधर इंटरव्यू ले रहे हैं इस तरह वो जो है इंटरव्यू लेता था। लेकिन एक सहाफी को अगर आप उठाकर एक ऐसे पोस्ट पर बिठा देंगे और फिर उसको ये आसरा देंगे कि आप अगला वजीर आजम होंगे, तो वो इस तरह की बातें करेगा। अब सोचना ये पड़ेगा वो किसके कहने में बातें कर रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि जरदारी साहब से जब वो 1-2 दिन पहले मुलाकात उन्होंने की थी, उन्होंने ये बातें की भी होगी उनके सामने। कहाँ से ये बात आई है ये तो अब वाजे करना चाहिए। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत सीरियस है इस मामले के ऊपर। उन्होंने सीरियसली इस बार टेकअप भी किया इस इशू को पार्टी के अंदर। और मेरे ख्याल में 10 तारीख के बाद सीसी की मीटिंग होगी, तो मोहसिन नकवी से जरूर जवाब तलबी लिया जाएगा, नॉट एज अ पीपल्स पार्टी मेंबर बट एज अ इंटीरियर मिनिस्टर। नहीं, मुझे एक बात समझाइए, वो ठीक है कि वो पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करे, जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ पे बकौल आपकी गुफ्तगू ये नहीं हुई होगी, लेकिन जो इतराज़ात कर रहे हैं कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि निज़ाम डिलीवर कर रहा है? मैं तो बुनियादी सवाल निज़ाम डिलीवर करवा, हाँ आमिर, निज़ाम डिलीवर करवाने वाले चाहें तो निज़ाम डिलीवर हो सकता है। निज़ाम डिलीवर कौन करता है? निज़ाम, देखिए मेरी बात सुने, अगर आप समझते हैं 12 सूबे बनने से निज़ाम डिलीवर होगा, अगर आप ये समझते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन नहीं हो रही। हम तो कह रहे हमने सिंध में करवाई है, हमने निचले सतह पर लेकर आए हैं। आप निचले सतह में पहले शुरुआत करें। गवर्नमेंट में इसको कौन बैठा है? गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी नहीं बैठी है। गवर्नमेंट आप आए, अपना प्राइम मिनिस्टर ऐलान करें
कि जी ये हम निचले सतह पर ले जाना चाहते हैं, सूबों को तकसीम करना चाहते हैं। आप करें तकसीम, सबसे पहले शुरुआत करें आप सिराइकी बेल्ट से। सिराइकियों का इतना बड़ा पुराना एक मुतालबा है कि अलग सूबा बनना चाहिए, आप सिराइकियों को अलग सूबा दें, हम हिमायत करेंगे इस चीज की। आप लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन कराएं पंजाब में, हम हिमायत करेंगे। स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ना। सडनली अगर आप हमारे ऊपर एक बम गिरा देंगे कि आप 12 सूबा बनेगा, सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, कराची को वफाक ले जाएगी, तो फिर ये आपने बनाया। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि सिंध को तकसीम करेंगे और कराची के साथ क्या करेंगे। एक फिक्री बात की गई है कि जी सूबे अगर बनेंगे तो उसके ये फ़वायद होंगे, और इस वक्त जो सूबे हमारे कई कई ममालिक से बड़े हैं, अगर इसको रिओर्गनाइज कर दिया जाते तो गालिबन आम पाकिस्तानी का भला हो जाए। और ये जो इख्तियारात आ गए हैं जी, तो मैं हमें किसी ने बात नहीं की है अभी तक, किसी ने पीपल्स पार्टी से बात नहीं की है। अच्छा, किसी ने कोई गवर्नमेंट के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, किसी ने कोई बात नहीं की। जो भी बातें हो रही है सोशल मीडिया में हो रही है। अव्वल तो देखना ये है कि वाकई कोई इस तरह चाहता है तो आके वो बैठे बात करे। आपने शुरू कोई में कहा बात ना नहीं कि कर रहा है। आपने शुरू में फरमाया ना कि खिचड़ी सी पक रही है, तो ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने अगर कोई बात की, उनके बारे में 2 बातें ना कि सदर जरदारी के भी करीब हैं और उनको इस्टेब्लिशमेंट का भी इत्मीनान हासिल है, तो ज़ाहिर है कि बड़ी यूनिक पोजीशन है उनकी। तो अगर वो कहा है उन्होंने तो कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। तो शर्मा के क्यों बोल रहे हैं ना, खुल के बोले। हाँ, ये तो ऐसा ही है कि जी आप आधा तीतर आधा बटेर वाली बात कर रहे हैं, आप खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने तो सिस्टम को बोला, सिस्टम कोलैप्स कर गए। तो सिस्टम में और भी इदारे आ जाते हैं, सिस्टम में और लोग भी आ जाते हैं। तो आप खुल के बात करें। अभी तक किसी ने खुल के बात नहीं की है। बीच में आपने देखा 28वीं अमेंडमेंट की बातें चली, किसी ने कोई बात नहीं की, सिर्फ सोशल मीडिया में। अभी भी आप देखेंगे सुनने में आया कि 7 तारीख को इजलास हो रहा है। अभी हमारे देखिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ जो मसला चल रहा है, आपने आजाद कश्मीर के हवाले से बात की, मैं उस पर आऊंगा कि हमारा इस वक्त मसला बड़ा सीरियस चल रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ। आने वाले इजलास में पता नहीं पार्टी क्या डिसाइड करेगी, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है कि इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं। और जिस तरह चेयरमैन बिलावल ने कहा कि टिकटॉक टाइम शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या है? हम साथ नहीं बैठेंगे, इसका मतलब ये हो सकता है हम अपोजिशन में बैठेंगे। उसका मतलब ये है, हो सकता है कि हम इस हुकूमत को गिराने में किरदार अदा करें, जिस तरह हमने 2022 में इमरान खान की हुकूमत को गिराया। कुछ भी हो सकता है, ये फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन ये है कि उल्टी गिनती शुरू तो हो चुकी है। नहीं, लेकिन जिस निज़ाम पे लोग बिल्कुल सही सवाल करते हैं कि जी जिस निज़ाम पे बिलावल भुट्टो साहब इतराज़ कर रहे हैं, उसी की वजह से जरदारी साहब सदर हैं, उसी की वजह से आपके गवर्नर हैं, उसी की वजह से मतलब जो पीपल्स पार्टी है वो भी तो बेनिफिशरी है ना। जिस इलेक्शन को वो फ्रॉड कह रहे हैं जी, फॉर्म 47 का इलेक्शन है, उन्हीं के फिर वोटों से मतलब आईनी ओहदे मिले हैं माशाल्लाह जी। देखें, मैं नवाज शरीफ साहब की इस बात की बड़ी अप्रिशिएट करूंगा। और कि जब उनको ये जब 2024 8 फरवरी को उनको जब ये रिजल्ट मिला मानसेरा का और लाहौर का, उन्होंने उस रिजल्ट के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं रहेंगे, ऐसे निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनको पता था कि फॉर्म 47 से जो है लाहौर की तकरीबन मैं समझता हूँ सिवाय एक सीट के सारी सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है फॉर्म 47 से मिली है। अच्छा। उनको पता था कि मानसेरा की सीट भी फॉर्म 47 से उनको दिया जा रहा था। उनको पता है कि लाहौर की जो उनके पास इस वक्त सीट है, या मरियम के पास जो सीट थी, या हमजा के पास जो सीट थी, वो फॉर्म 47 की सीट थी। तो जब उनको ये पता था, इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप से रिफ्यूज किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तब शहबाज शरीफ साहब आ गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो वो तो सबको पता है, लेकिन बात ये है कि ये आने वाले दिनों में फैसला होगा कि आप पीपल्स पार्टी हुकूमत में रहेगी या नहीं रहेगी। आपका क्या अंदाजा लग रहा है? क्योंकि पंजाब के जो आपके दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी जब तक हम नून लीग की बी टीम बने रहेंगे तो पंजाब में तुम अपनी वो नहीं बना सकते। फिर वहाँ मरियम ब्लॉक भी करती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो समझ में नहीं आता, अगर बिलावल को कल को बनना है वज़ीर आज़म का कैंडिडेट, तो भाई जब तक आप टेक ऑन नहीं करेंगे नून लीग को तो मामला चलेगा नहीं। लेकिन फिर कहा जाता है आप ही की पार्टी के बाद लोग कहते हैं जी वसीतर जमहूरियत के मफाद में ये कि हम साथ रहें, मिल के चलें, कंधा दें उन्हें अपना। जी जमहूरियत का ये मतलब तो नहीं है ना कि वो हमारी मैंडेट को छीन ले। जमहूरियत का तो ये मतलब नहीं है कि वो हमें जो है दीवार से लगा दे। जमहूरियत का ये तो मतलब नहीं है कि हमारे
जो बिल्स हैं जो हम पास करना चाहते हैं उनको रद्द किया जाए। अरे हमारे साथ तो सुतेली माँ वाला सुलूक मुस्लिम लीग नून कर रही है। हमें हमसे हमसे ले रही है, हमें दे कुछ नहीं रही है। हमसे क्या ले रही है? हमसे सपोर्ट ले रही है कि हम हुकूमत में रहें। हमने तो कुछ नहीं लिया इनसे, ना हमने वजारतें ली है, ना हमने फंड्स लिए हैं, ना हमने कोई काम लिया है इनसे। ये हमसे फायदा उठा रहे हैं, ये हमें दे नहीं रहे, हम इनको दे रहे हैं। तो हम बदनाम हो रहे हैं इनको देने में, इनको असिस्ट करने में हम बदनाम हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप भी तो इस निजाम के हिस्सा हैं। तो जब हम बदनाम हो रहे हैं तो बेहतर ये नहीं है कि, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जाती राय है कि देखिए पंजाब में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल, खासकर जो उन्होंने गिलगित में जो वहां पर एक्टिविटीज की है, आजाद कश्मीर में जो जलसे किए, जो उनको पजीराई मिल रही है, वही पजीराई उनको पंजाब में भी मिलेगी। वो पंजाब में बिल्कुल जरूर जाएंगे। उनका नेक्स्ट टारगेट यही है कि वो पंजाब में, लाहौर में बैठकर जो है वो पंजाब की मतलब जलसे करेंगे। तो ये तो हमें करना है, लेकिन हम ये कब कर सकते हैं? हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम हुकूमत से बाहर आएंगे। हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो ये आने वाले दिनों में पार्टी फैसला करेगी। पार्टी फैसला करेगी आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, दो टोक गुफ्तगू नबील कबूल साहब की, हमेशा जिस तरह ही करते हैं। मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तब्दीली की हवाएं चलती हैं लेकिन कुछ तब्दील नहीं होता। पाकिस्तान में अब तक जो है वो यही जो कहते हैं तारीख रही है। कई मरतबा बड़े ज़ोर व शोर से इस्लाहात की बात हुई, ये बात हुई कि जी अब निज़ाम को बदलेंगे, लेकिन हमने देखा कि कुछ नहीं बदला। हालात जो है बद से बदतर होते रहे। और ये बात लेकिन तय कि जिस तरह से पाकिस्तान को आज चलाया जा रहा है उस तरह से वो मज़ीद चल नहीं सकता। कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जी अवाम के साथ जो हालत है, मईशत के ऊपर जो है निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी नहीं आ रही, दहशत गर्दी का फ्रीत उसी तरह कहते हैं ना सर चढ़ कर बोल रहा है। तो फिर ज़रूरत इस बात की कि चीज़ें तब्दील हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो आपस में ज़रा से उनमें आपको कशीदगी नज़र आ रही है, उनमें कम से कम एक बात पे मैं कहूँगा कि कुर्बत है। वो कुर्बत इस बात पे है कि जी जो ब्रॉड बेस इस्लाहात हैं उसके लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। चाहे वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो, इख्तियारात की तकसीम हो, अच्छी गवर्नेंस हो, तो यहाँ पे जो उन पर इतराज़ होते हैं वो गलत नहीं होते। अब देखना ये कि अब जो एक नया मोहसिन नकवी साहब ने जो है इशारा दिया है, उस मामले के ऊपर ये उसकी मुखालफत करते हैं, इस्लाहात के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, या इस्लाहात को लाने के लिए जो है एक कहते हैं कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं। इसी के साथ आमिर ज़ै को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।